हेलो दोस्तों, मैं शंभू कुमार कॉम्पिटिटिव क्लब में आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मेरे दोस्त, आप जुड़ चुके हैं बिहार दरोगा के टेस्ट सीरीज में और आप देख रहे हैं अभी संभव एक्सप्रेस। संभव एक्सप्रेस के साथ में आपको दोस्तों याद रखना है, अब की बार ले लो स्टार। अब की बार ले लो स्टार की दुनिया में अब चलते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं क्या है मेरे दोस्त। आज का क्वेश्चन, तो आज का क्वेश्चन जो है ये रहा। आज का जो क्वेश्चन है, देखिए आपको मैं 50 क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो को आप लोगों के लिए छोड़ता हूं मेरे दोस्त। बहुत सारे बच्चे इसका सही आंसर दिए हैं और कुछ बच्चे गलत भी कर गए हैं साथी। चलिए तो मैं देखता हूं, क्वेश्चन को पढ़ता हूं और इसका क्वेश्चन का आंसर होगा क्या ये देखता हूं। चलिए, आप लोगों ने बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर किए हैं, कुछ लोग से गलत हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 है मेरे साथी कि राज्यसभा को किस अनुच्छेद के अनुसार शक्तियां प्राप्त हुई है ना। कह रहा है कि किसके अनुच्छेद बताना, यहाँ पे कौन से अनुच्छेद की तरह है ना, अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को शक्तियां दी गई है। 242, 246, 248। तो इसका आंसर था मेरे साथी 249। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर पिछले वीडियो का 50 नंबर का क्वेश्चन था और इसका आंसर डी 249 बिल्कुल सही जवाब है राज्यसभा के लिए। चलिए तो अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है मेरे साथी, ध्यान देना है कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में कौन समानता के अधिकारों में शामिल नहीं है। देखना है कि समानता का अधिकार इसमें से कौन सम्मिलित है या कौन समानता के अधिकार से बाहर है। कानून के समक्ष समता, अस्पृश्यता का उन्मूलन, रोजगार के अवसर की समानता, ये बिल्कुल हमारे समानता के अधिकार में शामिल है। एक और देखिए डी में है आर्थिक बराबरी। आर्थिक रूप से सभी को बराबरी का ये अधिकार नहीं है और ये जो है इस अधिकार से वंचित है, इसीलिए आपका ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही जवाब है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन जो है समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। तो नहीं है वो है आर्थिक की बराबरी, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये मेरे साथी, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है। देखेंगे राजनीतिक के क्षेत्र में चलते हैं तो हम देखते हैं कि संवैधानिक तौर पे कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। मतदान का अधिकार ये तो है, चुनाव लड़ने का अधिकार बिल्कुल है ना। किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये नहीं है। सरकार की आलोचना करने का अधिकार ये भी है ना। देखते हैं आए दिन में विपक्षी लोग या आम जनता भी जिस सरकार में कुछ गड़बड़ी होती है तो उसके कार्यों का आलोचना करते रहते हैं। तो आपने देखें दूसरा नंबर क्वेश्चन का अधिकार कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो वो किसी धर्म को स्वीकार करने का जो दिया गया है ऑप्शन सी में बिल्कुल आपका सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, देखना है तीसरा नंबर का क्वेश्चन है मेरे साथी, संसार की सबसे ऊंची मोटर यान सड़क कहाँ है। सबसे ऊंचे सड़क का नाम बताना है जहां मोटर गाड़ी चलती है। मनाली लेह से तक, लद्दाख उर्मिला दर्रा है ना, उमलिंग दर्रा देख रहे हैं ना, शिमला से लेह तक और कश्मीर से लद्दाख तक कहाँ है। तो सबसे ऊंचे मोटर सड़क जो है आपका वो है उमलिंग दर्रा, याद रखेंगे लद्दाख में है, लद्दाख का उर्मिलिंग ला दर्रा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल आपका सटीक जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी। देखिए क्वेश्चन कितना इजी है, इसी तरह के क्वेश्चन को मैं बोला करता हूं कि बहुत इजी है मेरे साथी लेकिन बहुत बिजी है। देखिए भारत में रेल परिचालन कब हुआ था। 1753, 1653, 1853, 1953, कितना में हुआ था आप जानते होंगे। 16 अप्रैल 1853 है ना, 16 अप्रैल 1853 का इसकी शुरुआत देखिएगा। भारत में रेल परिचालन हुई थी मुंबई से थाने 34 किलोमीटर तक की दूरी में सफर की गई थी। चलिए तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देंगे। आज भारत में जल विद्युत शक्ति लगभग इसके योगदान जो है पूरा उत्पादित
कुल बिजली का कितना प्रतिशत है? 100%, 75% या 22% या 25%? बताइए। कहता है कि भारत में जितना कुल बिजली का उत्पादन होता है उसमें जल विद्युत शक्ति का क्या योगदान है, कितना प्रतिशत है? तो 22% इसकी योगदान है मेरे साथी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, देखिएगा। गार्ड कोशिकाओं में किसके प्रवाहित होने पर वे फूल जाते हैं जिससे स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है? बताइएगा। पानी, एंजाइम, रसायन या हार्मोन, क्या हो सकता है? देखिएगा, तो गार्ड कोशिकाओं में किसके प्रवाहित होने पर फूल जाते हैं, स्टोमाटा का छिद्र खुल जाता है, तो इसमें जो समाहित होने वाला है वो होगा आपका जल, यानी कि पानी। कंप्लीट। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, निम्न में किसका घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान ना पहुंचा सके? तो देखेंगे, स्नायु, उपास्थि, अस्थिबंधन या कंडरा, क्या हो सकता है? तो इसका आंसर आपको कई बार पढ़ाए ये क्वेश्चन को कि घेरा जो होगा गले में वो होगा आपका उपास्थि का। क्या होगा? उपास्थि का। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है? अंडप समझिएगा, पखुड़ी, अंडाणु, परागकण या वाहिदल, क्या हो सकता है? तो अंडप से संबंधित यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी अंडाणु ही निश्चित होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, देखना है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? सिलिंटेट्रा, मोलास्का, नेमेटोडा या ऑर्थोपोडा? सर देखना है कि जो जानवरों की जो यहाँ पे आप समूहन किया गया है इसमें कौन से समूह में सबसे ज्यादा बड़ा, यानी सबसे अधिक जानवरों का सबसे बड़ा समूह है? तो वो आपका है मेरे साथी ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा में जानवरों की सबसे अधिक समूह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन संकल्प का संबंध है। देखेंगे ऑपरेशन संकल्प का जो संबंध है वो क्या है? समुद्री सुरक्षा से, शिक्षा से, स्वास्थ्य से या अंतरिक्ष प्रणाली से? ध्यान रखना है। तो ये आंसर जो होगा मेरे साथी समुद्री सुरक्षा से होगा। ऑपरेशन संकल्प का संबंध, ऑपरेशन संकल्प का जो संबंध होगा वो होगा ऑपरेशन संकल्प जो है समुद्री सुरक्षा से होगा साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, ध्यान देना है। प्रोडुनोवा क्वीन के नाम से लोकप्रिय भारत की दीपा कर्माकर, बहुत बड़ा खिलाड़ी है भाई दीपा कर्माकर, वो किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, शतरंज, जिम्नास्टिक या जूडो कराटा? किससे है मेरे साथी? तो याद रखना है दीपा कर्माकर जो हैं वो जिम्नास्टिक से संबंध रखते हैं। किसे? जिम्नास्टिक से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखना है क्या है। अगस्त 2024 में भारत सरकार ने किसे नया गृह सचिव नियुक्त किया है? अगस्त 2024 की बात है, ये करेंट से क्वेश्चन है ना। राजीव गौबा, टीवी सोमनाथन, गोविंद मोहन, CS सेठी, किनको है भाई? तो याद रखना है ये गोविंद मोहन जी, याद रखेंगे ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा, है ना, जो गृह सचिव के रूप में नियुक्त किए गए थे अगस्त 24 में। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जन घनत्व है? देखना है, मतलब कि कम ही क्षेत्रफल में अधिक से अधिक लोगों की जमावड़ा होनी चाहिए, उसको जनघनत्व में हम लोग देखते हैं। पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र या केरल? देखेंगे पहले तो ये क्वेश्चन का टर्न पश्चिम बंगाल में हुआ करता था, लेकिन इसका टर्न बदल गया है, इसका स्थान ले लिया है कि सर्वाधिक जन घनत्व वाला जो अभी राज्य होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बिहार बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर
14 क्या कहता है, तो शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी, गोदावरी, तापी, कावेरी, किस पर है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है मेरे दोस्त वो है आपका कावेरी नदी, याद रखना है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा आता भी रहता है। और देखिएगा एक क्वेश्चन और आ गया, ये भी बहुत इजी है, जो हमेशा बिजी रहता है, पूछा जाता है, मानस वन जीव अभयारण्य कहाँ है? हर लोग को पता होगा, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। ये तो आपको आंसर आ ही रहा होगा, अब तक तो आंसर आपने लगा दिया होगा। चलिए इसका आंसर कहाँ है? मानस असम में पड़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन पे, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? जेली जैसे पदार्थ को फुफ्फुसिए, है ना, उल्लभ, या कोशिका द्रव, या कर्णीय। याद रखेंगे, कह रहा है कि झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे का मतलब वो द्रवित रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग कोशिका द्रव। क्या कहते हैं उसको? कोशिका द्रव कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, मानव शरीर में श्वसन वर्णक किसके रूप में पाया जाता है? थियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन, या यूमेलानिन। याद रखना है, श्वसन वर्णक भी है, किसके रूप में पाया जाता है मानव शरीर में? तो वो है आपका हीमोग्लोबिन। चलिए बी आंसर बिल्कुल आपका सही है मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, ध्यान देना है, पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले लक्षण निम्न में से कौन है? प्रतिसारी, प्रबलता, मिश्रित लक्षण, या प्रबल और परिसारी। क्या हो सकता है? तो पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाले जो लक्षण होंगे मेरे सारी, वो होगा आपका प्रतिसारी होगा। चलिए आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, और देखिए इसका आंसर क्या होगा। साइट्रस कैंकर किस प्रकार का विषाक्त रोग है? बताइए, जीवाणु जनित रोग है कि विषाणु जनित रोग है कि हार्मोन संबंधी रोग है या कवक जनित रोग है? क्या हो सकता है? तो इसका आंसर ए बिल्कुल सटीक और सही जवाब है मेरे साथी, जीवाणु जनित रोग है। क्लियर? चलिए आप देख रहे हैं संभव एक्सप्रेस, और संभव एक्सप्रेस में जितना संभव हो सके आप एक्सप्रेस की तरह क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, आंसर लगाइए। अपने जल के पोषक संवर्धन द्वारा एक झिल्ली की प्राकृतिक आयु वृद्धि को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? न्यूट्रिफिकेशन, है ना, डी न्यूट्रिफिकेशन, निष्कर्षण, या सुपोषण। याद रखना है, तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी, डी आंसर बिल्कुल क्लियर है, सुपोषण। क्वेश्चन पढ़ें और ऑप्शन देखें, और सही और सटीक जो आंसर आपको नजर आता है टिक आउट करें, उसके बाद आप यहां देखिए क्या क्लियर किया जाता है। तो डी इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा है, पौधों में फ्लोएम, आपने नाम सुना होगा, जाइलम और फ्लोएम, तो शब्द सुने होंगे, तब फ्लोएम का क्या कार्य है? जबकि जाइलम का काम है कि जड़ से लेकर के उसके प्रत्येक अंग पत्ती तकला जल को पहुंचाना, ये जाइलम के माध्यम से होती है, मगर यहां पूछा जा रहा है फ्लोएम। तो याद रखना है, क्या यह ऑक्सीजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? यह कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है? यह जल को पौधे के विभिन्न भागों तक ला? तो जितने इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है, इसको आपको तो आंसर नहीं होगा, और बाकी बच गया दो इंपॉर्टेंट है, एक जल और एक शर्करा। तो जल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है जाइलम, है ना, और तो जाइलम इसमें है ही नहीं, तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा। तो बच गया इसका भोजन से संबंधित, है ना, फूड से संबंधित, यह शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, है ना, 13 अगस्त 2024 को DRDO, है ना, किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया है? अब उसका नाम बताइए, सौर का, प्रहार का,
गौरव या मृतांक। कह रहा है कि किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला है ना परीक्षण जो किया गया उसका नाम रखा है, देखिएगा गौरव। क्या नाम है? गौरव के नाम से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा साथी, कौन सा राज्य 2026 तक भारत का पहला सौर ऊर्जा चालित एक्सप्रेस वे बनाने की योजना बना रहा है? कब तक ला? 26 तक, है ना। और जो भी एक्सप्रेस वे होंगे वो वे सौर ऊर्जा पर डिपेंड करेंगे, सौर ऊर्जा से चलेंगे। तो ऐसे एक्सप्रेस वे बनाने का कौन योजना बना रहा है? क्या गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो आपको आंसर तो माइंड में अटही गया होगा। एक्सप्रेस वे में अभी सबसे आगे चल रहा है और वही ऐसा काम कर भी सकता है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, जुलाई 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? बताएंगे। इडुक्की, मलप्पुरम, वायनाड, तिरुवनंतपुरम। देखिए कौन से जगह, ये राजनीतिक में भी बहुत बार बार जो है ये जगह का नाम आता रहता है ना। याद रखेंगे, सुर्खियां बटोरता है ये राजनीतिक स्थल भी इसको मान सकते हैं, है ना। 2024 के दौरान केरल के किस जिले में अपने इतिहास का सबसे घातक भूस्खलन हुआ? तो आपको जैसी राजनीतिक से मैंने जोड़ा तो आप समझ गए होंगे वायनाड। कहां से? वायनाड से। तो आप कमेंट में बताएंगे मेरे साथ आपके देश की कौन से ऐसे ऐसे राजनेता हैं जो वायनाड से चुनाव अपना लड़ते हैं। चलिए सबको पता ही होगा, पूछने की कुछ बात ही नहीं है, कमेंट बॉक्स में आप आंसर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार, देखिएगा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। और दिया जाता है कब से? तो 1952 से कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, 1952 से। तो कह रहा है कौन से क्षेत्र में? कहता है कि लिटरेचर यानी साहित्य, स्पोर्ट्स, खेलकूद, पॉलिटिक्स, राजनीतिक, साइंस यानी विज्ञान। तो कलिंग पुरस्कार का संबंध आपका है विज्ञान के क्षेत्र से। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है मेरे साथी। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? देखेंगे उपराष्ट्रपति का चुनाव में कौन कौन से भाग लेते हैं। कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, ठीक है। अगला कह रहा है संसद के दोनों सदन, तो दोनों सदन का मतलब क्या हो गया? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत हों। बिल्कुल सही जवाब। संसद और राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, केवल राज्यसभा के सदस्य नहीं। तो आंसर आपका बिहार बिल्कुल सही जवाब है। संसद के दोनों सदन हो जाएंगे चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए क्या है, 1917 की पहली रूसी क्रांति, ध्यान रखेंगे, को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन लगता है कि मैंने एक दो बार इसके पहले भी ले आया हूं और फिर से ये क्वेश्चन आपके नजर आ गया है। तो देखना है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जानते हैं? फरवरी क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति। इसका आंसर मेरे दोस्त फरवरी की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक जवाब है आपका फरवरी की क्रांति। क्वेश्चन बहुत मजेदार है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़ना है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहां पर होता है? जितने मंडल हैं आपका पृथ्वी के जितने मंडल हैं उसका सबसे निचला मंडल जिसको क्षोभ मंडल हम लोग बोलते हैं, है ना, ट्रोपोस्फियर, ध्यान रखिएगा, है ना, यही सबसे ज्यादा आपका क्या होता है? घनत्व यहीं पर होता है। कह रहा है कि समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल, ये सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक कह रहा है घनत्व कहाँ होता है? तो क्षोभ मंडल में सबसे अधिक घनत्व पाया जाता है वायुमंडलीय। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। ये क्वेश्चन कहता है साथी, उस संसदीय समिति को जो भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का समीक्षा करती है,
उसे कहा जाता है प्राक्कलन समिति, प्रवर समिति, लोक लेखा समिति, अस्थाई समिति। देखेंगे महालेखा परीक्षक से समझ में अगर आ रहा होगा तो आपका आंसर लग गया होगा लोक लेखा समिति। आपका सी में ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही जवाब है मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। अशोक के आपका याद रखना है 14 शिलालेख हैं, उसमें प्रयुक्त भाषा आपका क्या है? तो प्रयुक्त भाषा आपका ऑप्शन ये रहा संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा हुई है वो आपका प्राकृत भाषा है मेरे साथी। चलिए 14 इनके शिलालेख हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन आपका ये है कि बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? पुरुषपुर, राजगिरी, साकर और पाटलिपुत्र का। याद रखेंगे इसमें से जो आपको अजीब गरीब लग रहा है देखने में, अजीबो गरीब, वही शब्द को आप चुने, आंसर बिल्कुल सटीक और सही होगा मेरे दोस्त। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्नों, याद रखेगा इसमें मिनांडर और नागसेन, ये दोनों के बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिनांडर दोनों का इसमें संवाद का मतलब वर्णन मिलता है इस मिलिंद पन्नों में। इसमें किस नगर की सजीव चित्रित किया गया, चित्रण किया गया, वर्णन किया गया है, वो है शाकल। आपको पता होना चाहिए है ना, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संदर्भित में जो क्षेत्र पड़ता था उसी को ये शाकल क्षेत्र कहा जाता है। आज ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन पर स्थित है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा दोस्त। 32 नंबर का क्वेश्चन आपका ऐसा है, तो कैसा है? तो बहुत बिजी है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? ऑप्शन ए है तिरुचि में, तिरुचि का मतलब तिरुचिरापल्ली, और बी में है भुसावल, और सी में है सराहनपुर में, उसके बाद डी में है पुणे। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र है ये है आपका तमिलनाडु में, और तमिलनाडु का इसमें स्थान जो दिया गया है वो है आपका तिरुचिरापल्ली, यानी त्रिची भी इसको शॉर्ट में कह सकते हैं, त्रिची याद रखना है, इसको त्रिची भी कह सकते हैं। चलिए है ना, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा ऐसा बताया गया है? तो ये जो रहने वाला है 2031, 2026, 2021 और 2041। इस क्वेश्चन को विद्यार्थी बहुत दिन से पढ़ते आप लोग आ रहे होंगे, अब बार बार इसका आंसर आपको याद ही होगा, लगाते रहे होंगे। तो याद रखिएगा कि इसका अब नजदीक समय आ गया है, अगले साल तक 2025 में हम लोग चल रहे हैं और 2026 तक यथावत रहने की बात की गई है, और आगे फिर देखा जाएगा कितने साल तक बढ़ाया जाता है। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 34। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग देखें इसमें कुंडग्राम, पाटलिपुत्र, मगध और वैशाली, इसमें बताने की आवश्यकता तो नहीं पड़ेगा, आप लोग तो बता आंसर ले लिए होंगे, देख लीजिए है ना। ये चलिए कुंडग्राम में आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सटीक और सही जवाब है ना। बताएंगे महावीर का जो जन्म हुआ था किस नदी के किनारे और किस वृक्ष के नीचे हुआ था मेरे दोस्त, कमेंट में आप आंसर करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार हुआ, और 35 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण कर दिया था? बेनिटो मुसोलिनी जो इटली के थे, एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के थे, विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन के थे, सम्राट नारुहितो। बताएंगे कि कौन पोलैंड पर आक्रमण किया था? तो आपको याद होगा 9th 10th में पढ़े होंगे, एडोल्फ हिटलर की सेना ने कर दिया था। चलिए पोलैंड की राजधानी कहाँ है मेरे दोस्त? पोलैंड की राजधानी वार्सा है, जो विस्चुला नदी के तट पर स्थित है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका ये है, दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? देखिएगा
दुनिया के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन। आपको पता होगा कि जब ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति विकट होती है तो आपका गर्मी के कारण आपका जो अंटार्कटिक महादेश है या महासागर भी उसको हम कह सकते हैं, दोनों है, वो बर्फ की चट्टानें जब पिघलती है तो उससे क्या क्या क्षति पहुंचती है उसके अध्ययन के लिए, है ना, वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया था? क्या उसका नाम निसार था, या ऑस्टिन प्रोब था, या पेस था, या यूरोपा क्लिपर था? बताएंगे। तो इसका आंसर आपका पेस होगा, PACE, पे। अब आपने पी का मतलब अगर आप सुने होंगे तो प्लैंकटन, जो छोटे छोटे मछलियों का अच्छा भोजन होते हैं, है ना, इस पादप का नाम सुने होंगे प्लैंकटन। और ए का मतलब होगा एरोसोल, ए का मतलब होगा एरोसोल, और सी का मतलब होगा क्लाउड, क्लाउड मतलब क्लाउडी, जो बादल आप पढ़ते हैं, और ई का मतलब हो गया इकोसिस्टम। इन सारे जितने में वर्ड बताया इस सबको प्रभावित करने के लिए और सबका अध्ययन करने के लिए जो एक मिशन लॉन्च किया गया उसका नाम बता देवल गया, रख देवल गया PACE, पेस। याद रखेंगे, पी से प्लैंकटन, ए से एरोसोल और सी से आपका क्लाउडी, ई से इको सिस्टम प्रणाली। आप समझ गए होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 36 प्रकार से हुआ और 37 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। बिहार पुलिस द्वारा आपराधिक पहचान के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? देखिएगा, चक्र, दृष्टि, प्रणबुद्ध या इंद्रव्रजा। तो बिहार पुलिस जो है आपराधिक पहचान के लिए जो ऐप लॉन्च किया है मेरे साथी, वो आपका है ए, चक्र। क्या है? चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा 38 नंबर का क्वेश्चन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है आपका 23 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। देखिए यहाँ पे आंसर है 23 जनवरी, 12 जनवरी, 15 फरवरी और 31 अक्टूबर। याद रखेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस मनाया जाता है, वो आपका 23 जनवरी को। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। चलिए, हो गया क्वेश्चन। एक लंबा वृक्ष अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित कर सकता है? पुराने जाइलम, पुरानी जड़ों में, आंतरिक कोशिकीय अंतरालों में, छाल के ऊतक में। एक लंबा सा अगर वृक्ष होगा तो अपने अवशिष्ट उत्पादों को कहां संग्रहित करेगा भैया? तो वो करेगा पुराने जाइलम यानी हार्टवुड में। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। 40 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। मानव शरीर में 29 हड्डियां होती है, ठीक है, इनमें कौन सा वर्गीकरण सही है? कहता कि माथा में, मतलब कि ये कपाल वाला के बता रहा है, माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 4, कान में 4 होता है, यहीं से गलत हो गया। कंठास्थि में 3, ये गलत हो गया। माथा में 8 बिल्कुल सही जवाब है, चेहरा में 14 बिल्कुल सही जवाब है, कान में 6 बिल्कुल सही जवाब है, कंठास्थि होता है 1, ये भी ठीक है, यानी बी अभी तक सही निकल चुका है। माथा में 8 सही है, चेहरा में 12 गलत हो गया, कान में 6 सही है तो यही गलत हो गया, कंठास्थि में 3 ये भी गलत हो गया, है ना। माथा 8, चेहरा 12, 12 गलत हो गया, यहाँ कान में 8 ये भी गलत हो गया, कंठास्थि में 1 ये तो सही है, लेकिन सब में कुछ ना कुछ गलत है। सब में सही कहाँ है? ऑप्शन बी में आपका सब सही है। माथे में 8, चेहरा में 14, कान में 6, कंठास्थि में 1। यानी मानव शरीर में 29 हड्डियां होती हैं, इनका वर्गीकरण इस प्रकार से किया गया है। याद होगा। चलिए, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर हुए? नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है? यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में होता है, यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने और सुनने और बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है ना। अगला है, यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, ये तो ठीक है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग है, ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सही नहीं है? यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में, पश्च क्षेत्र में, चलिए पश्च क्षेत्र में, यहाँ भी पश्च में ठीक है।
यानी बी ऑप्शन बिल्कुल आपका गलत जवाब है। देखिए कह रहा है कि कौन सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है, लेकिन आंसर तो यही होगा, सही नहीं है वही आंसर होगा, यानी 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा मेरे साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है समझिए। मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः होता है, कहाँ होता है? छोटी आंत में या गुर्दा में या बड़ी आंत में या फेफड़ा में, कहाँ हो सकता है? तो मानव शरीर में वसा का जो पाचन होता है मेरे साथी, वो होता है ऑप्शन ए छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। चलिए क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन ये रहा, भारत में कौन सा राज्य मूंगफली उत्पादन में अग्रणी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और बड़ा इजी है दोस्त और बिजी है। मूंगफली के लिए सभी बच्चे जानते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब या गुजरात। तो मूंगफली के लिए सबसे ज्यादा आपका गुजरात में इंपॉर्टेंट है। याद होगा कि गुजरात में और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में काली मिट्टी ज्यादातर होती है, और गुजरात उसमें भी कपास के लिए भी आप जानते होंगे, महाराष्ट्र में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में, तीनों में मिला जुला का सरकार इसका बनता है, जो होता है कपास के लिए भी और मूंगफली के लिए भी। याद रखिएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी है, मैंने सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो क्या होगा? गुजरात ही होगा मेरे साथी। चलिए अगला पॉइंट, अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। देखिए ये क्वेश्चन भी इजी है मगर बहुत बिजी है मेरे साथी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 से किया था? है ना, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया जी किए थे। कौन किए थे भाई? तो याद रखेंगे भूदान आंदोलन से संबंधित है विनोबा भावे। याद रखेंगे विनोबा भावे भूदान आंदोलन से संबंधित है और 18 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुआ था। चलिए तो 45 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, और बहुत इजी क्वेश्चन मेरे साथी। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा था? भारत का नेपोलियन किसे कहा था? ध्यान देना है, बताइए। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा था? क्या चंद्रगुप्त मौर्य होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य होगा, या अशोक महान होंगे, या समुद्रगुप्त होंगे? याद होगा, आपको पता होना चाहिए आपको कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं साथी। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पे। गुजरात विजय 1572 ईस्वी के यादगार में अकबर ने, है ना, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था? देखिए अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? ध्यान रखना है आपको, किसका निर्माण करवाया था? ध्यान रखेंगे यहाँ पे गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? बड़ा इमामबाड़ा, बुलंद दरवाजा, जामा मस्जिद और सिद्दी वसीर का। ध्यान देंगे तो गुजरात विजय के यादगार में अकबर ने सबसे पहले जो निर्माण करवाया था वो है आपका बुलंद दरवाजा। क्या है आपका? यह है आपका बुलंद दरवाजा मेरे साथी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी बिल्कुल सही और सटीक जवाब होगा मेरे साथी। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? चलिए अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर क्वेश्चन ये है, स्क्रीन पे ध्यान देना है आपको। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखिए कह रहा है पानीपत का युद्ध और खानवा का युद्ध और घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। ध्यान देना मेरे साथी, पानीपत का युद्ध तो पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। यहाँ पे कंफ्यूजन भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देना है कि बाबर के द्वारा लड़ा गया कौन कौन से युद्ध हो सकता है। तब पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, है ना, दूसरा हो गया 56 में और तीसरा 61 में। तो वो अलग अलग उसका क्रम है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं पानीपत का युद्ध 1526 में बिल्कुल सही जवाब है, खानवा का युद्ध 27 में बिल्कुल सही जवाब है, और घाघरा का युद्ध 29 में बिल्कुल सही जवाब है। चंदेरी का युद्ध जो है मेरे साथी वो आपका होगा कितना में? तो 1528 में। पान खा घर चल, पान खा
घर चल, या इसको बोल सकते हैं पान, उसके बाद खा, और उसके बाद बोलेंगे चल, उसके बाद बोलेंगे घर। याद रखना है, क्लियर हो गया ना। या फिर ऐसे ही बोलेंगे पान खा घर चल, ध्यान रखना है ना, या पान खा चल घर। तो ये आपका तीन को बिल्कुल है, पानीपत का 26 और खानवा का जो 27 और घाघरा का जो 29 और चंदेरी का जो हो गया ये आपका 30 में नहीं होगा मेरे दोस्त, कितना में होगा, तो ये होगा 1528 में। क्लियर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथी, अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो अंग्रेजों का फोर्ट विलियम आप सुने होंगे कि सम्राट फोर्ट के नाम पर, फोर्ट विलियम तृतीय के नाम पर ये बना था। फोर्ट विलियम कहाँ बना था, बंबई, कलकत्ता, मद्रास और पांडिचेरी। तो ये बना था आपका कलकत्ता में। बाद में ये फोर्ट विलियम कॉलेज भी बना था, कहाँ है, तो आपका कोलकाता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन है मेरे साथी, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है। गणतंत्र का मतलब हुआ कि जहां गण मतलब लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा शासन चला जाता है, और वहां वंशवाद नहीं हो कि मतलब जो आज हम हैं तो हमारे पुत्र होंगे, फिर उसके पुत्र होंगे, मतलब वंशावली पर आधारित तो वहां राज्य नहीं चला जाता हो। यही मेन सेंस आउट है आपका गणतंत्र का। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में राज्यों का संघ नहीं है। तो कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है, भारत हम कैसे कह सकते हैं कि गणतंत्र है, इसका मतलब कि यहाँ भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। इसका मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल इसका परफेक्ट यानी सही है। चलिए चलिए 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। 50 नंबर का क्वेश्चन मैं तो आप लोग के लिए छोड़ा करता हूं। आवाज का 50 नंबर का क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन पे, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन, क्या बात है ना। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था। याद रखना है, फतेहपुर सीकरी के दीवान खास, आगरा का नया किला, दिल्ली के लाल किले का रंग महल, या दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम में रखा गया था। ध्यान देना है, जो आपको ऑप्शन सही लगे मेरे साथी आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे। तब तक 50 नंबर क्वेश्चन के साथ में मैं आज विदा लेता हूं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा अच्छे से अच्छे 50 क्वेश्चन के साथ में। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक आपसे विदा लेते हैं मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।